मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एस के सर में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो था साइंस फिजिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था लाइट। और लाइट में हमने पहले वीडियो के अंदर कुछ बेसिक्स टर्म्स की बात की थी, है ना। और अब यहाँ पे हम जो चर्चा करने वाले हैं वो लाइट के बारे में कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बातें हैं, ठीक है। तो लाइट जो प्रकाश होता था हमने उसकी बातें कर ली थी कि प्रकाश होता है वो किस वेग से गति करता है ना। प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुणधर्म मिलते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं लाइट की बात करूँ तो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि लाइट जो होती है वो कितने रंगों से मिलकर बनी होती है। हमारे पास जो सूर्य से लाइट आती है, वो जो सूर्य से लाइट आती है, सन से जो लाइट रेज आती हैं, उन लाइट रेज के अंदर हम कितने रंगों को देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। कि हमारा जो प्रकाश होता है वो 7 भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में आप सभी लोगों ने क्या देखा होगा? रेनबो देखा होगा। रेनबो बोले तो क्या होता है? इंद्रधनुष। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे आप प्रकाश की बात करेंगे तो जो भी लाइट रेज आ रही है वो लाइट रेज कितने रंगों से मिलकर बनी होती है। तो उसका आंसर क्या होता है? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने बात की थी कि अगर किसी वस्तु का रंग दिखाई देता है, आपने कहा कि किसी वस्तु का रंग, जैसे मान लो कि ये येलो कलर है ना, ये हमारे पास डस्टर है वो येलो कलर का है। इसका येलो कलर शो होने का रीज़न क्या है? मतलब ये डस्टर हमें येलो दिखाई दे रहा है, इसका रीज़न क्या था? तो हमने पढ़ा था कि येलो कलर या किसी भी वस्तु का जो रंग होता है वो दिखाई देता है परावर्तन के कारण दिखाई देता है। और परावर्तन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो किसी भी वस्तु के दिखाई देने की वजह क्या होती है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और यहाँ जो परावर्तन होता है, आप कह रहे हैं कि किसी वस्तु का रंग की बात कर रहे हैं अपन। रंग की बोले तो मैंने कहा कि डस्टर कैसा दिख रहा था? हमें पीला दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? पीला, येलो कलर शो हो रहा था। डस्टर का जो कलर है वो कैसा था? येलो शो हो रहा था। और येलो शो होने का कारण क्या है कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास डस्टर रखा हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है जिसका कलर कैसा आ रहा है? येलोइश आ रहा है ना, मतलब वो येलो कलर का आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि आंखों की जो संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो सर्वाधिक किस रंग के लिए होती है? तो हमारा आंसर क्या जाता है? येलो के लिए जाता है। तो अब किसी वस्तु का रंग येलो दिखाई दे रहा है ना। और आप ये बोल रहे हो कि सूर्य से जो लाइट आती है, सनलाइट जो आती है, उन लाइट रेज का कलर जो होता है वो कितने कलर का कॉम्बिनेशन होता है? 7 कलर्स का, है ना। आप ये कह रहे हो कि लाइट जो है उस लाइट का कलर है वो कितने से होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो लाइट हमारे पास सफ़ेद दिखाई देती है वो सफ़ेद कलर नहीं होता, उसके अंदर कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो फिर किसी भी वस्तु का कलर हमें स्पेशल क्यों दिखाई देता है? तो हम क्या कहते हैं कि इस येलो कलर, मतलब ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु ये आपके पास रखी हुई है, उसके ऊपर जैसे ही क्या होगा? लाइट रेज आएगी, है ना। ये सूर्य से या बाहर से इन्वायरमेंट से लाइट रेज इसके ऊपर आ रही है। तो ये जो लाइट रेज आ रही है वो कैसी है? कलर में वाइट है, मतलब कैसी है? सफ़ेद रंग है। कैसा है इसका? सफ़ेद रंग है। तो जैसे ये सफ़ेद रंग की लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो गिरने के बाद क्या होता है? देखो, जैसे लाइट रेज यहाँ पे इस सरफेस पे गिरेगी, पृष्ठ पे गिरेगी, तो गिरने के बाद क्या होगा? वो लाइट रेज वापस परावर्तित होगी ना। क्या कहा मैंने? कि जैसे ये लाइट रेज यहाँ पे गिरेगी तो वो वापस क्या होगी? वो परावर्तित होगी। तो एक बात समझना, आपने कहा था कि ये जो 7 कलर है, ये जो वाइट लाइट आ रही थी इसमें कितने कलर थे? 7 कलर थे। अब उन 7 कलर में से 6 कलर क्या हो जाएंगे? क्या कहा मैंने यहाँ पे कि 7 कलर में से 6 कलर, जो 6 रंग होते हैं, वो क्या कर लेगी? ये वस्तु अवशोषित कर लेगी। क्या कर लेगी? अवशोषित। और अवशोषित करने का मतलब क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। मतलब 7 रंग जो आ रहे थे उनमें से 6 कलर क्या कर लिए? इस येलो कलर वाले डस्टर ने अपने अंदर अवशोषित कर लिए। अब जो येलो वाला कलर था, 6 कलर क्या कर लिए? इसने अवशोषित कर लिए। और जो येलो वाला कलर था, जैसा ये वस्तु दिखाई दे रही है, वो येलो या पीला रंग क्या हो रहा है? ये परावर्तित कर रही है। पीला रंग क्या कर रही है? परावर्तित करती है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? किसी भी वस्तु का जो रंग दिखता है उसका कारण क्या होता है? परावर्तन होता है। और परावर्तन में क्या होता है कि वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है उस रंग के अलावा, वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है उस रंग के अलावा वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, और जिस रंग की दिखाई देती है उसको क्या करती है? परावर्तित करती है।
मैंने कहा कि अब देखो जो लाइट है उस लाइट के अंदर ये जो आपके पास डस्टर है, वो डस्टर क्या कर रहा है, जो 7 रंग आ रहे हैं उनमें से 6 रंग को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, और बाकी जो रंग है कौन सा, येलो वाला, उसको वो क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। और जब परावर्तित करेगा तो हमारी आंखों तक जो रंग आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, येलो आ रहा है। इसका मतलब ये डस्टर आपको कैसा दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। आपके पास ये बोर्ड है, ये कैसा दिख रहा है आपको, वाइट शो हो रहा है। कैसा शो हो रहा है, वाइट। तो ऐसा क्या कहे कारण है कि ये आपके पास वाइट शो हो रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर कोई वस्तु जिस रंग का परावर्तन करती है वह रंग उसी वस्तु का ही होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये जो कलर है ना, ये परावर्तन लिखा हुआ, किस कलर का है, ये कैसा है, ये नीला है। कैसा है, नीला। तो ये नीला दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, नीले रंग को तो परावर्तित कर रहा है और बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर रहा है, इसलिए इसका रंग कैसा है, नीला है। ठीक है। मैंने कहा कि अगर कोई वस्तु, क्या कहा अपन ने, कि अगर कोई वस्तु क्या कर ले, सभी रंगों को अवशोषित कर ले। हमने क्या कहा, यदि कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु क्या कर ले, सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, सभी रंगों को अवशोषित कर ले, तो वस्तु का रंग कैसा होगा, वस्तु का रंग कैसा होगा। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट अपने क्या कर चर्चा कर चुके हैं कि यदि कोई वस्तु क्या करती है, रंग दिखाई देती है, रंग दिखाती है, तो कारण क्या होता है, परावर्तन, और परावर्तन में वह उसी रंग को ही परावर्तित करती है जिस रंग की वह होती है। यदि कोई वस्तु क्या करती है, सभी रंगों को अवशोषित कर ले। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, यदि कोई वस्तु क्या करे, सभी रंगों को परावर्तित कर दे, क्या कर दे, परावर्तित कर दे, तो वस्तु कैसी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई वस्तु क्या कर रही है, जितने भी रंग आ रहे हैं, मतलब जो लाइट रेज आ रही है, उस लाइट रेज में कितने कलर मान के चल रहे हो आप, 7 मान के चल रहे हो। तो जो लाइट रेज आ रही है, उस लाइट रेज में जितने भी कलर हैं उन सबको क्या कर रही है, वो अवशोषित कर रही है। क्या कर रही है, अवशोषित। तो जब सारे रंग अवशोषित हो जाएंगे तो वह वस्तु कैसी दिखाई देगी, बताओ। देखिए, यदि कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो वह कैसी दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, ब्लैक। तो उस वस्तु का रंग कैसा होगा, काला होगा। कैसा होगा, काला। तो हमने क्या कहा कि यदि कोई वस्तु प्रकाश किरण में उपस्थित सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो उस वस्तु का रंग कैसा दिखाई देता है, हमारे पास ब्लैक होता है, काला होता है। और यदि कोई वस्तु आने वाले प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, तो वस्तु का रंग कैसा होगा, हमारे पास सफ़ेद होगा। कैसा होगा, सफ़ेद, वाइट दिखाई देगी हमें। ठीक है, क्लियर हो गया ना 3 पॉइंट। तो हमने क्या कहा कि यदि कोई वस्तु रेड कलर की शो हो रही है, इसका मतलब है लाल कलर की प्रकाश को परावर्तित कर रही है। अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना, तो वहाँ पे आपके पास लिखा हो सकता है कि यदि कोई वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है तो उसका कारण होगा, पहला, वह लाल रंग की प्रकाश को परावर्तित करती है, वह लाल रंग के अलावा सभी प्रकाश को अवशोषित करती है। तीसरा ऑप्शन, वह लाल रंग की प्रकाश तरंगधैर्य को, या वह लाल रंग की तरंगधैर्य को भी परावर्तित करती है। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, सभी रंगों को अवशोषित कर रही है तो वह काली दिखाई देगी, और वह क्या कर रही है, सभी रंगों को परावर्तित कर रही है तो कैसे दिखाई देगी, हमारे पास सफ़ेद दिखाई देगी। ठीक है, अब देखो लाइट के बारे में हमने चर्चा की थी कि लाइट जो होती है वो कैसी प्रकृति की होती है ना। हम पढ़ते हैं कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। उससे पहले जब लाइट की बात की गई तो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लाइट की जब बात की गई तो अगर आपको ये बोला जाए कि आपको प्रकाश का अध्ययन करना है, प्रकाश का अध्ययन करना है, तो प्रकाश का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, प्रकाश या लाइट का अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है, तो उस ब्रांच का नाम क्या होता है, ऑप्टिक्स होता है। क्या होता है, ऑप्टिक्स। और इस ऑप्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम लाइट या उससे रिलेटेड किसी का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो किस ब्रांच में होगा, हमारे पास ऑप्टिक्स ब्रांच में होगा या प्रकाशिकी ब्रांच में होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो एक सिद्धांत आया था वो था न्यूटन का कणिका सिद्धांत।
क्या था? न्यूटन का कॉर्पसल्स थ्योरम या सिद्धांत। न्यूटन के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते हैं ना। तो न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश जो होता है वो प्रकाश एक कण के रूप में गति करता है। न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश जो लाइट रेज होती है, जो लाइट होता है, रेज नहीं, लाइट जो होती है वो क्या होती है? एक पार्टिकल के रूप में क्या करती है? मोशन करती है, मूव करती है। तो न्यूटन का सिद्धांत क्या था कि न्यूटन क्या मान रहा था कि लाइट है वो क्या है हमारे पास? एक पार्टिकल है। लाइट क्या हमारे पास? एक पार्टिकल, और पार्टिकल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कण। इसने क्या कहा था? कार्पसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कणिका को यहाँ पे कार्पसल बोलते हैं, कॉर्पसल्स, कॉर्पल्स बोला ना। तो न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश क्या होता है? कि कण होता है। लेकिन न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था वो सभी सिद्धांतों को, सभी नियमों को समझा नहीं पाया। जैसे आपने कहा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, आप नाम लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया हमारे पास, कॉम्पटन प्रभाव हो गया हमारे पास, रमन इफेक्ट हो गया हमारे पास। तो ये जो तीनों हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव, ये जो तीनों थे वो किस सिद्धांत पर आधारित थे? वो कणिका सिद्धांत के ऊपर समझाए जा सकते हैं। मतलब अगर आप प्रकाश विद्युत प्रभाव को, कॉम्पटन प्रभाव को, रमन प्रभाव को समझाओगे तो हमें वहाँ पे क्या हम वहाँ पे किसके द्वारा समझा सकते हैं? तो वो न्यूटन के कणिका सिद्धांत से आसानी से समझा सकते हैं। वजह क्या थी कि ये जो होते हैं वो प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाते हैं। मतलब अगर आप प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव या रमन प्रभाव की व्याख्या करने जाओगे तो हमारे पास वहाँ आंसर क्या होगा कि आप इसके आधार पर बता सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है? कि कण की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है किसको? प्रकाश विद्युत प्रभाव को, कॉम्पटन प्रभाव को, रमन प्रभाव को। लेकिन जैसे मैंने क्या किया? विवर्तन को ले आए, है ना, व्यतिकरण को लेके आए, है ना। तो व्यतिकरण और जो विवर्तन होता है, इस थ्योरम से, न्यूटन के थ्योरम से हम व्यतिकरण और विवर्तन को नहीं समझा सके। क्या कहा हमने? कि व्यतिकरण और विवर्तन जो हमारे पास थे उनको हम न्यूटन के थ्योरम से नहीं समझा पाए, और न्यूटन के थ्योरम से नहीं समझा पाए इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारे पास प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है वो कण नहीं होता है। क्योंकि व्यतिकरण और विवर्तन में प्रकाश की कौन सी प्रकृति शो होती है हमारे पास? तरंग प्रकृति शो होती है। कौन सी? तरंग या वेव नेचर शो होती है, ठीक है। तो देखो पहले सिद्धांत कौन सा आया था? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और कणिका के बाद हमारे पास दूसरा आता है हाइगेन्स। कौन आया था? हाइगेन। और इस हाइगेन ने क्या कहा था कि लाइट जो होती है वो लाइट कार्पसल या कणिका नहीं होती। लाइट जो होती है वो क्या होती है? एक तरंग होती है। मतलब प्रकाश जो होता है वो एक वेव या तरंग के रूप में गति करता है। लाइट बिहेव लाइक एज ए वेव, मतलब प्रकाश जो होता है वो एक वेव के रूप में कार्य करता है। तो हाइगेन का जो सिद्धांत था, हाइगेन ने जो बताया था कि वेव के रूप में गति करता है, इसको समझाने वाला कौन था? यंग साइंटिस्ट था। कौन था? यंग। तो हमने क्या कहा कि हाइगेन बोलता है कि आपके पास प्रकाश एक तरंग होता है, जबकि न्यूटन बोलता है कि प्रकाश क्या होता है? एक पार्टिकल या एक कण होता है, कार्पसल होता है। लेकिन यहाँ पर भी बात दो जाके ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अगर आप हाइगेन के सिद्धांत से इसको तरंग मानोगे तो हाइगेन के सिद्धांत से अगर आप इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने चाहोगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को आप नहीं समझा सकते, क्योंकि ये किसके ऊपर आधारित होता है? प्रकाश की कणिकीय सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। मतलब ये क्या मानता है कि प्रकाश एक कणिका होता है। तो ये हाइगेन सिद्धांत भी हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेबल सभी पर लागू नहीं होता है। तो इसके बाद जो हमारे पास आया वो इन सब का कंक्लूजन, जो रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास, वो कौन सा आता है? कौन सा आता है? डी ब्रोगली आता है। कौन आता है? डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली के नाम को सभी लोग जानते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली ने क्या दिया था? प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया था, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। क्या दिया था इसने? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट मतलब हमारा जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, उसकी नेचर कैसी होती है? दो तरीके की होती है। डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है, और इसे हम क्या कहते हैं कि डी ब्रोगली ने क्या दिया? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, मतलब क्या कहेंगे? द्वैत प्रकृति सिद्धांत। द्वैत प्रकृति किसकी? लाइट की या प्रकाश की। तो प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत क्या कहता है ये? देखो एक छोटी सी बात समझना आप, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन लोग। मैंने कहा कि यहाँ पे डी ब्रोगली ने क्या किया कि आपके पास एक पार्टिकल कण था और एक हमारे पास क्या थी? तरंग थी। क्या थी? तरंग या वेव।
ठीक है। तो न्यूटन तो क्या कह रहा था कि प्रकाश एक कण है, जबकि हाइगेन क्या कह रहा था, प्रकाश एक तरंग है। अब डी ब्रोगली ने इन दोनों को मिला दिया, क्वांटम मैकेनिक्स है ना। तो यहाँ पे जो कण था और यहाँ जो तरंग था, इन दोनों के सिद्धांत को मिला के डी ब्रोगली ने क्या कहा कि तरंग जो होती है ना उसका क्या होता है, तरंग धैर्य होता है। क्या होता है, तरंग धैर्य या वेवलेंथ होता है, जिसे हम किसे शो करते हैं, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल का क्या होता है, मोमेंटम या संवेग होता है। क्या होता है, संवेग। क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो होगा, कोई जो कण होगा, उसका क्या होगा, कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, मास होगा, और हम मास को m से इंडिकेट करते हैं ना। और इस द्रव्यमान को अगर हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, वेग दे दिया, तो उसे हम क्या बोल देंगे, m इंटू वी। तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब द्रव्यमान गुणा क्या कर दिया आपने, वेग कर दिया, और इसको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। द्रव्यमान के साथ वेग क्या हो गया हमारे पास, संवेग। तो इस डी ब्रोगली ने क्या किया कि जो किसी भी तरंग का जो तरंग धैर्य होता है, प्रकाश से संबंधित जो तरंग होती है उसका तरंग धैर्य होता है, वो किसी भी कण के संवेग की क्या होता है, इनवर्स होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, तरंग धैर्य होता है, और तरंग धैर्य हमेशा किसी भी तरंग का होता है। और यहाँ पी जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम या संवेग होता है, वो किसी पार्टिकल का होता है। और जैसे ही हम किसी प्रोपोर्शनल या समानुपाती को हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक हमारे पास आता है, और यहाँ पे क्या निकल के आया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए कि सबसे पहले कणिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने। और कणिका सिद्धांत से हम किसको समझा सकते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट। उसके बाद आता है कौन सा सिद्धांत हमारे पास है, हाइगेन। और हाइगेन ने क्या कहा था कि प्रकाश एक क्या होता है, हमारे पास तरंग होती है, और तरंग सिद्धांत से हम कणिकीय सिद्धांत वालों को हम समझा नहीं सकते। लास्ट में कौन होता है, डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली क्या बोलता है कि भैया प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, 2 नेचर रखता है। और 2 नेचर का मतलब क्या होता है, वो पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी व्यवहार कर सकता है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, लाइट कैन बिहेव लाइक एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। मतलब प्रकाश जो होता है वो एक तरंग और एवं कण की भांति व्यवहार कर सकता है। और इसे किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। और इन्होंने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करते हुए ये सिद्ध किया कि जो लैम्डा होता है या प्रकाश का तरंगधैर्य होता है तरंग का, वो मोमेंटम के क्या होता है, इन्वर्स होता है। और यहाँ से जब प्रोपोर्शनल जाता है तो क्या था हमारे पास, h। और ये h क्या था, प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको, प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। ठीक है। इसकी वैल्यू कई बार पूछी जाती, क्या होता है 6.62 इंटू 10⁻34। और यहाँ होता है जूल इंटू सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू होती है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि प्रकाश जो होता है वो कैसी नेचर का होता है, ड्यूल नेचर का होता है। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि मैक्सवेल नाम आया था हमारे सामने। क्या नाम आया था, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा था, समझना आप पूरे पॉइंट को। मैक्सवेल ने क्या कहा कि जब भी हम लाइट रेज की बात करते हैं, प्रकाश किरण की बात करते हैं ना, तो प्रकाश किरण क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय, और विकिरण बोलो या तरंग बोलो, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो तरंग होती है वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। और विद्युत चुंबकीय विकिरण में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की खोज करने वाला कौन था, मैक्सवेल था, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर डिफाइंड बाय मैक्सवेल। मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरणों को परिभाषित करने वाला कौन था हमारे पास, मैक्सवेल था। ठीक है। उसके अलावा एक आपके पास नाम आता है, आपने कहा था कि एनर्जी पार्टिकल, है ना। प्रकाश का सीधा संबंध क्या होता है, एनर्जी से होता है। आपने एक नाम पढ़ा था फोटोन। क्या पढ़ा था, फोटोन। ये फोटोन हम किसे कहते हैं, है ना। मैंने कहा कि सूर्य से जो लाइट रेज आती है ना, सन से जो लाइट आती है हमारे पास, एनवायरनमेंट के अंदर जो लाइट रेज आ रही है, उस लाइट रेज में हमने कहा कि 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं ना। और आप यहाँ पे एक नाम ले रहे हैं फोटोन। तो प्रकाश जो होता है, जो लाइट जो होती है वो क्या होती है, प्रकाश जो होता है वो एक छोटे छोटे एनर्जी के बंडल,
पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और वो भी कैसे होने चाहिए, स्मॉल। लाइट जो होती है ना, वो लाइट क्या होती है, छोटे छोटे एनर्जी के बंडल के रूप में या पैकेट्स के रूप में आती है, और ये छोटे छोटे एनर्जी के बंडल ही क्या कहलाते हैं हमारे पास, फोटोन कहलाते हैं। बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप क्या करें, आप सबसे पहले फोटोन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि फोटोन होता क्या है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास किसी साइंटिस्ट ने ये बोल दिया कि लाइट, हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि लाइट जो होती है वो क्या होती है, पृथ्वी पे आती है तो वो फोटोन्स के रूप में गति करती है। फोटोन्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स होते हैं। जैसे आप ऐसे इंडिकेट करते हो लाइट को ना, ये सन था और ये ऐसे इंडिकेट करते हो, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, और वो पैकेट्स क्या हैं, उस पैकेट्स की फॉर्म में लाइट कहाँ आ रही है, अर्थ के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि छोटे छोटे एनर्जी के बंडल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो फोटोन होता है वो क्या होता है, मासलेस होता है। मासलेस का मतलब क्या होता है, इसका कोई भी मास या द्रव्यमान नहीं होता। तो फोटोन क्या होता है, द्रव्यमान रहित होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि फोटोन जो होता है वो किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से मोशन करता है। तो फोटोन जो होता है वो किससे गति करता है, प्रकाश के वेग से, और प्रकाश के वेग को हम किससे इंडिकेट करते हैं, c से करते हैं। तो फोटोन जो होते हैं वो प्रकाश के वेग से गति करते हैं, और हम जानते हैं प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं कि हमारे पास जो फोटोन्स होते हैं उन फोटोन्स की स्पीड क्या होती है, तो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फोटोन्स क्या होते हैं, द्रव्यमान रहित ऊर्जा के कण होते हैं जो प्रकाश के वेग से गति करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो, आपने फोटोन के साथ साथ एक नाम और पढ़ा होगा, क्वांटा या क्वांटम। कई जगह आप क्वांटा लिखते हैं, क्वांटम। देखो ये क्वांटा या क्वांटम क्या होता है, फोटोन क्या होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ प्लांक। इस प्लांक ने क्या कहा था कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो वस्तु है ना, वो वस्तु क्या करती है, एनर्जी का लॉस करती है। या तो एनर्जी का लॉस करेगी या फिर क्या करेगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, है ना। या तो किसी भी वस्तु को, किसी भी लाइट रेज को क्या करती है, वो अब्जॉर्ब करती है एनर्जी को, या फिर एनर्जी क्या करती है, वो लॉस करती है। और वो किस फॉर्म में होता है, क्वांटा की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, क्वांटा की फॉर्म में। और लाइट रेज के लिए, किसके लिए, लाइट रेज के लिए इन क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो कि हम सर्दी के अंदर बात करें, सर्दी में क्या करते हैं, हम एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। तो एनर्जी जो अब्जॉर्ब होती है वो क्या होती है, क्वांटा की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हम किसके लिए बात करें, लाइट रेज के लिए, तो वो लाइट रेज के लिए क्वांटा को हम क्या नाम देते हैं, फोटोन नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोटोन की काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो बेसिक था लाइट का कि लाइट होती क्या है, उसकी चर्चा हमने कर ली। अब हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास निकल के, परावर्तन आता है। क्या आता है, परावर्तन, ठीक है। परावर्तन क्या होता है, इस परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। परावर्तन क्या होता है समझिए, देखो नाम से पता चल रहा है परावर्तन, कोई लाइट रेज आएगी, टकराएगी और लौट कर वापस जाएगी। तो मैंने कहा ये हमारे पास कोई सरफेस है, सतह है ना, चिकनी सतह है, स्मूथ सरफेस है। और इस सरफेस पे क्या होती है कि कोई लाइट रेज आती है। क्या हुआ, इस सरफेस के ऊपर क्या आ रही है, हमारे पास कोई लाइट रेज आ रही है। तो ये लाइट रेज मान लो कि यहाँ इस सरफेस पे आके यहाँ टकराती है। तो इस सरफेस पर जब लाइट रेज आती है तो जैसे यहाँ पे टकराएगी, तो जहाँ टकराती है वहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। क्या होता है कि नॉर्मल होता है, लंबवत बिल्कुल। और उस नॉर्मल को हम देखो इंडिकेट तो करते हैं एन से, और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो ये लाइट रेज जो आ रही है वो क्या होती है, इस सतह से जैसे टकराएगी तो देखो लाइट रेज क्या करती है, कोण बनाती, एंगल बनाती है। क्या करती है, एंगल। और ये जो आने वाली लाइट रेज है वो एंगल किसके साथ बनाएगी, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी लाइट रेज आती है या जो भी लाइट रेज जाती है वो हमेशा अपना एंगल किसके साथ बनाती है, नॉर्मल के साथ बनाती है।
किसके साथ बनाती है? नॉर्मल के साथ। तो ये आपका नॉर्मल है, तो ये जो लाइट रेज आ रही है वो एंगल किसके साथ बनाएगी? नॉर्मल के साथ। अब नॉर्मल कहाँ देखो आपका यहाँ पे है, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया इसने? नॉर्मल के साथ इतने कितना एंगल बनाया, और उस एंगल को कहते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इंडिकेट करते हैं किसके साथ? आई के साथ। तो यहाँ जो एंगल ऑफ आई है, ये तो एंगल का साइन हो गया, और ये आई का मतलब क्या होता है? इंसिडेंस। तो ये क्या होता है हमारे पास? आपतन कोण होता है हिंदी के अंदर। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। और ये जो लाइट रेज आ रही है, ये जो हमारे पास लाइट रेज आ रही है, उस लाइट रेज को हम क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो ये प्रकाश किरण आई और क्या हुआ? टकराई। जहाँ टकराती है वहाँ पे क्या होता है? लंबवत एकदम अभिलंब बनता है, और हमेशा एंगल या कोण हमेशा कहाँ से मापते हैं अपन? अभिलंब से मेजर करते हैं। ठीक है। अब जो लाइट रेज आई है वो क्या होगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होगा? परावर्तित होगी। और परावर्तित होने का मतलब क्या होता है? कि प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। प्रकाश किरण जहाँ से आई थी, जिस मीडियम से आई थी, उसी मीडियम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। कब? किसी भी सतह के ऊपर टकराने के बाद। तो देखो आपने ये कहा कि जब ये लाइट रेज वापस जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे अपन? परावर्तित होगी। क्या होगी? परावर्तित। तो क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। और इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब ये भी क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। और एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है? नॉर्मल से मेजर करना है या फिर अभिलंब से मेजर करना है? तो हम देखो ये लाइट रेज यहाँ से गई तो जो आपका नॉर्मल है उस नॉर्मल से एंगल ये बना, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। और इस एंगल ऑफ आर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये तो एंगल है, कोण है। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ आई आपतन कोण होता है, और एंगल ऑफ आर क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर परावर्तन कोण होता है। इसको क्या बोलेंगे अपन? इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। और यहाँ जो परावर्तन कोण है उसको क्या बोलेंगे अपन? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। ठीक है। अब आपको ये पूछे कि परावर्तन हुआ क्या, तो आप क्या कह रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह के ऊपर या किसी स्मूथ या किसी चिकनी सतह पर आकर गिरती है तो वह क्या होगा? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होकर? परावर्तित होकर। तो वह क्या होता है? परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह के ऊपर आपतित होती है तो आपतन के बाद वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और इसी के कारण हमें क्या दिखाई देता है? किसी वस्तु का रंग दिखाई देता है। लेकिन परावर्तन के जो मेन पॉइंट्स हैं कि परावर्तन जो होगा उसके लिए रूल्स क्या हैं, नियम क्या है, तो सबसे पहली बात सुनना, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये कहाँ मिल रही है? दोनों यहाँ मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर। और ये आपका नॉर्मल है ना, ये आपका नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे है। और ये जो आपतित किरण आ रही है वो एंगल बना रही है कितना? आई बना रही है। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। और ये जो परावर्तित किरण है वो क्या बना रही है? एंगल बना रही है। कितना? आर बना रही है। किसके साथ है? अभिलंब के साथ। तो सबसे पहला नियम क्या होता है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू होता है एंगल ऑफ आर। कि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो होता है उसका मान क्या होता है? परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। जब कोई प्रकाश किरण क्या होगी? किसी सतह के ऊपर आपतित होती है तो उसका आपतन कोण का मान उसके परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है। किसके लिए? परावर्तन के लिए, कि इस रूल को हमें फॉलो करना है। तो परावर्तन के अंदर क्या होता है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू होता है एंगल ऑफ आर। इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है हमारे पास? इक्वल होता है। सेकंड टर्म क्या हो गया कि जो आपतन किरण है, आपतित किरण सॉरी परावर्तित किरण और ये जो नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पे। तो हम क्या कहेंगे? आपतित किरण क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण।
और क्या हो जाएगा, अभिलंब। नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे, देखना कुछ ऐसे समझना कि ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस है, ये हमारे पास कोई सरफेस है, और इस सरफेस में मैंने क्या कह दिया कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है ना, ये ब्लैक वाला क्या है, इंसिडेंट रे, यहाँ पे आपतित हो रही है, और इसके बाद क्या होगा, ये वाली क्या हो रही है हमारे पास से परावर्तित हो रही है। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल, ठीक है, और इस नॉर्मल के साथ ये आपतित किरण होगी। थोड़ा सा इस तरीके से समझना, ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है। अब देखो ये आपतित किरण आई यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ये आपतित किरण आएगी तो देखो यहाँ पे जैसे आएगी तो क्या होगा, इसके बाद यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। तो आपतित किरण यहाँ पे, परावर्तित किरण यहाँ पे, और नॉर्मल कहाँ होगा, यहाँ होगा। और ये तीनों कहाँ पे हमारे पास, एक ही सरफेस के अंदर, एक सतह के ऊपर, एक तल के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, परावर्तन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परावर्तन की। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि जब भी आप एंगल मापने जाओगे तो एंगल हमें कहाँ से मेज़र करना है, नॉर्मल से मेज़र करना है। कहाँ से करना है, नॉर्मल से। अगर आपने नॉर्मल के अलावा एंगल मेज़र कर लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम बात करते हैं परावर्तन की। अच्छा, परावर्तन कहाँ लागू होता है, आपने कहा किसी वस्तु का रंग दिखाई देता है, वो किसी कारण दिखाई देता है, किसके कारण, परावर्तन के कारण। चंद्रमा जो आपको दिखाई देती है रात को, किसके कारण, परावर्तन के कारण, क्योंकि चंद्रमा क्या करती है, सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को क्या करती है, परावर्तित करके पृथ्वी पे भेजती है। तो वो भी किसका उदाहरण हमारे पास है, परावर्तन का। तो चलो एग्जाम्पल करते हैं कुछ। मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर यहाँ पे जो आपतन कोण का मान है, किसी आपतित किरण का सतह के साथ कोण 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, 20 डिग्री, 20 डिग्री एंगल है। किसी आपतित किरण का सतह के साथ कोण कितना है, 20 डिग्री है। तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बताइए, या कितना होगा। एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों पूछे। तो देखो ये हमारे पास डायग्राम था, आपने क्या आपतित किरण हो रही है, वो सरफेस के साथ कितना बना रही है, 20 डिग्री बना रही है। तो मैं यहाँ पे कुछ इसको ड्रॉ कर लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं अपन। ये था हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपतित किरण का सतह के साथ कोण, बस यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो गया इसका, सरफेस के साथ। तो सरफेस कौन से वाली है, ये वाली है, और ये वाली कौन आपके पास है, आपतित किरण। तो ये सरफेस के साथ कितना बना रही है, 20 डिग्री बना रही है। कितना, 20 डिग्री। तो ये आपकी सरफेस है, और इस सरफेस से 20 डिग्री पे कौन आ रही है, आपतित किरण आ रही है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि सरफेस के साथ, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। सरफेस के साथ 20 डिग्री का एंगल है, और पूछा क्या आपसे, आपतन कोण का मान पूछा है और परावर्तन कोण का मान पूछा है। तो देखो यहाँ जब आपका नॉर्मल है, जो अभिलंब होता है, वो अभिलंब, देखो नाम में आ रहा है लंब, तो अभिलंब जो होता है वो क्या होता है, लंबवत होता है। किसी भी सरफेस के क्या होता है, लंबवत होता है, जहाँ पे क्या होती है, आपतित किरण गिरती है। तो देखो यहाँ पर आपका जो अभिलंब है, उससे लेकर और यहाँ तक का जो सरफेस का कोण है, एंगल जो है, वो कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि सरफेस के साथ जो आपकी लाइट रेज का, आने वाली लाइट रेज का एंगल है, वो कितना है, 20 डिग्री है। तो आपको निकालना कौन सा है, एंगल ऑफ आई। अब ये एंगल ऑफ आई क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, तो हम बता चुके हैं कि अभिलंब के साथ आने वाली किरण कितना कोण बनाती है, वो क्या होता है, आपतन कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। और अभिलंब के साथ जाने वाली कितना कोण बनाती है, वो क्या होता है,
परावर्तन कोण होता है और हम उसे क्या दर्शाते हैं, आर से। ये अभिलंब हो गया हमारे पास। इस अभिलंब के साथ आने वाली जितना बनाएगी, अभिलंब के साथ आने वाली बनाएगी वो आपतन कोण है, और जाने वाली बनाएगी वो क्या है हमारे पास, परावर्तन कोण है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 डिग्री तो किसका मान है, सतह के साथ एंगल का मान है, और पूछा क्या आपसे, आपतन कोण। तो ये टोटल कितना है, 90 डिग्री। अब 90 में से 20 कौन सा है, जो सरफेस के साथ है, बचा कितना, ये वाला 70 डिग्री बचा। कितना बचा, 70 डिग्री। तो हम क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ आई या आपतन कोण जो हमारे पास है वो कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। क्या हो गया, 70 डिग्री। अब आपको ये पूछे कि परावर्तन कोण का मान कितना है, तो पूछे तो भी ठीक है, नहीं पूछे तो भी ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू परावर्तन रूल क्या होता है, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। आपतन कोण का मान क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि आने वाली किरणें अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, जाने वाली भी क्या करेगी, अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। बात क्लियर है ना। ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, इसकी लैंग्वेज को चेंज कर देता है। लैंग्वेज चेंज करने का मतलब क्या हो गया, किसी आपतित किरण का आपतन कोण दे दिया आपको। क्या दे दे, आपतन कोण। आपतित किरण का आपतन कोण आपको दे दिया 70 डिग्री दे दिया। कितना, 70 डिग्री। चलो 70 तो ये अपने ले रखा ना, 40 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया, 40 डिग्री। आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। तो ये पूछ लिया आपसे कि परावर्तित किरण जो होती है वो सतह के साथ कितना कोण बनाती है, सतह के साथ कितना कोण बनाएगी, बताओ। तो क्वेश्चन में क्या किया आपने, आपतित किरण का आपतन कोण कितना है, 40 डिग्री है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन एक बार। क्या कह रहा है, आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। तो ये हमारे पास सरफेस होगी, और इस सरफेस पे क्या हो रही है, कोई भी किरण आ रही है। तो ये मान लो कि किरण आ रही है, गिरी यहाँ पे, और जहाँ गिरती है वहाँ पे क्या होगा, इसके 90 डिग्री के ऊपर क्या होगा, अभिलंब होगा। और ये किरण क्या हो गई, चली गई। ये आई और ये चली गई, आपतित किरण और परावर्तित किरण। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी आपतित किरण का आपतन कोण। तो एंगल ऑफ आई कितना गिवन है हमारे पास, 40 डिग्री है। और एंगल ऑफ आई का होता है अभिलंब से आने वाली कितना बना रही है, 40 डिग्री बना रही है। तो अभिलंब से जाने वाली भी कितना बनाएगी, 40 बनाएगी। ये तो क्लियर है हमारे पास। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परावर्तित किरण सतह के साथ कितना बनाएगी। तो भैया परावर्तित किरण तो ये है और सरफेस ये है, इसके साथ कितना बनाएगी। तो हम जानते क्या हैं कि अभिलंब जो होता है और ये सरफेस होती है, इनका टोटल एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री। 90 में से 40 तो बना रही है, कितना बचा आपके पास, 50 डिग्री। तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे, 50 डिग्री। तो जाने वाली किरण होती है वो सरफेस के साथ 50 डिग्री एंगल बनाती है। बात क्लियर होगी ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक पॉइंट और देखना। मैंने कहा कि कोई सरफेस इस तरीके से है, और इस सरफेस के ऊपर क्या होता है, लाइट रेज कुछ इस तरीके से आ रही है, परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ आपके पास सरफेस रखी हुई थी, स्मूथ सरफेस, और यहाँ पे लाइट रेज क्या आ रही है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, लंबवत आ रही है। क्या हो रही है, लंबवत लाइट रेज आ रही है। और क्या हो, कौन सी किरण है ये, इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण। तो ये जो आपतित किरण आ रही है वो इसके अभिलंबवत या लंबवत आ रही है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका एंगल ऑफ आई क्या होगा, इसका एंगल ऑफ आर क्या होगा, मतलब आपका आपतन कोण का मान कितना होगा और आपका परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो क्या कहोगे। हम क्या कहेंगे कि देखो ये अभिलंब, ये हमारे पास प्रकाश किरण आ रही है और इस बिंदु पे टकराई, तो इस बिंदु पे टकराएगी तो इसका जो अभिलंब होगा वो अभिलंब क्या होगा, इसके जस्ट पीछे होगा, बेसी के ऊपर होगा। और जब हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास प्रकाश किरण आ रही है और इसके पास में कौन हमारे पास है, लंबवत वो अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपतन कोण का मान भी 0 होता है और परावर्तन कोण का मान भी क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश किरण आएगी वो लौट कर वापिस चली जाएगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड कितना होता है, 0 होता है। तो जब भी किसी सतह के ऊपर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका
आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना मिलता है हमारे पास, 0 मिलता है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, परावर्तन की बात होगी। अब एक छोटी सी बात बताना, देखो हम पढ़ते हैं, एक होता है हमारे पास दर्पण, एक होता है लेंस, है ना। तो हम एक अभी परावर्तन पढ़ रहे हैं, परावर्तन, दूसरा क्या होता है अपवर्तन, और तीसरा हम एक बार देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण पढ़ लेते हैं ना। तो देखना यहाँ पे जो परावर्तन होता है उस परावर्तन को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और इस अपवर्तन को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन। और वर्ण विक्षेपण को क्या बोलते हैं अपन, डिस्पर्सन बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं ना, डिस्पर्सन। अब देखना परावर्तन किसका, अपवर्तन किसका और विक्षेपण है वो किसका कैरेक्टर है। मैंने कहा कि एक दर्पण होता है और एक होता है हमारे पास लेंस और एक होता है प्रिज्म। तो परावर्तन का अध्ययन हम सामान्यतः किसके अंदर करते हैं, दर्पण में करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिरर। परावर्तन का अध्ययन हम किस में करते हैं, मिरर के अंदर। अपवर्तन का अध्ययन हम किस में करते हैं, लेंस में करते हैं। किस में करते हैं, लेंस के अंदर। और हमारे पास विक्षेपण जो होता है वो हम किस में पढ़ते हैं, प्रिज्म के अंदर अध्ययन करते हैं। आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे इसकी। तो रिफ्लेक्शन की जब भी बात आती है, परावर्तन की जब भी बात आती है, तो ऐसा काम कौन करता है, मिरर करता है। अब मिरर कितने प्रकार के होते हैं, कितने नहीं होते हैं, वो अपन बात करेंगे। लेकिन परावर्तन की जब भी बात आएगी तो हम मोस्टली परावर्तन का अध्ययन किसमें करते हैं, दर्पण के अंदर। क्योंकि दर्पण क्या करता है, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे कांच लगा हुआ है, इसके पीछे पॉलिश की हुई है। जब आप किसी दर्पण के सामने, शीशा जिसे बोलते हैं अपने ना सामान्य भाषा में, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी क्या दिखती है, इमेज दिखाई देती है, हम दिखते हैं उसके सामने। तो हमने क्या कहा कि वो किसके ऊपर आधारित है, परावर्तन। वो क्या करता है, जैसे मान लो कि लाइट गई हुई है ना, अंधेरे के अंदर क्या हुआ, लाइट गई हुई है, और लाइट गई हुई है तो हमें क्या करना है, अपने आप की शक्ल देखनी है ना कांच के अंदर। जैसे आप कांच के सामने खड़े हुए तो अंधेरा है, अंधेरे के अंदर शक्ल दिखाई देगी। हमने क्या किया कि आपकी लाइट को ऑन किया, बटन को ऑन किया ना, मोबाइल को ऑन किया, और मोबाइल ऑन करके लाइट आप डाल रहे हैं किसके ऊपर, कांच के ऊपर। तो बताओ अगर आप लाइट को कांच के ऊपर डालोगे तो क्या हम अपनी इमेज उस कांच में देख सकते हैं क्या, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रकाश को डालना पड़ेगा हमारे चेहरे पर। और जैसे आप उस लाइट को हमारे चेहरे पे डालोगे तो हमारे चेहरे पे जो लाइट रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर कहाँ जाएगी, उस मिरर पे जाएगी, और उस मिरर में हमारी इमेज दिख जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि दर्पण जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, रिफ्लेक्शन या परावर्तन। अब ये अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन किसके ऊपर, अपवर्तन में कौन किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये अपवर्तन जो होता है वो कौन करता है, लेंस करते हैं। कौन करते हैं, लेंस। क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण आ रही होती है ना, लेंस क्या करते हैं, जब कोई प्रकाश किरण आ रही होती है तो उस प्रकाश किरण को जाना तो चाहिए था, का सीधा जाना चाहिए था, है ना। और ये क्या करते हैं कि प्रकाश किरण सीधी ना जाकर क्या होती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। क्या होती है, मुड़ जाती है। मैंने कहा कि अगर आपको सीधा जाना है, और सीधा जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा ही जाना है। लेकिन क्या है, अगर आपने बीच में, लाइट के बीच में क्या कर दिया, लेंस रख दिया, तो लेंस क्या करेगा, उस प्रकाश किरण को अपने पथ से विचलित कर देगा। क्या कर देगा, विचलित। तो अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण क्या करती है, गति करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, तो क्या होता है, वो अपने प्रकाश के पथ से विचलित हो जाती है ना, दूसरा पथ ले लेती है। तीसरा होता है हमारे पास डिस्पर्सन। ये क्या होता है, आप जब प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म के ऊपर जैसे आपने सफ़ेद लाइट को डाला, वाइट लाइट को, तो ये प्रिज्म क्या करता है, उस वाइट लाइट को वेवलेंथ के बेस के ऊपर क्या करता है, 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है। और ये होता है हमारे पास वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे परावर्तन की बात करें तो परावर्तन में क्या होता है, जिस सरफेस पे लाइट रेज आई उससे टकराकर लाइट रेज उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। स्टडी करेंगे अपन मिरर के अंदर। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अपवर्तन में लाइट रेज आ रही है, लेकिन लाइट रेज क्या करती है, उसके आपके पास जो लेंस है, आपके पास जो मैटर है, उसको क्या कर रही है, वो क्रॉस कर रही है। और क्रॉस करने के बाद क्या होता है, अपने एक्चुअल पाथ से वो विचलित होकर चली जाती है। और तीसरा होता है हमारे पास डिस्पर्सन, और जिसका हम अध्ययन करते हैं प्रिज्म में। जब किसी प्रिज्म के ऊपर आप लाइट रेज डालते हो तो वाइट लाइट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है किसमें, 7 कलर्स में,
और इस प्रकरण को हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, मिरर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।